हेलो फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको ईवीएस पेडागोजी पेपर 1 सीटेट की पढ़ाऊंगी। आइए करते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के बाद दत्त कार्य जमा नहीं करता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। इसका मतलब क्या है? दत्त कार्य किसे कहते हैं? दत्त कार्य उसे बोलते हैं जो होमवर्क होता है। जैसे हम बच्चे को जो कक्षा में काम करवाते हैं, उसके बाद जब क्या है, हम बच्चों को घर के लिए काम देते हैं, तो वो क्या होता है? उसका दत्त कार्य होता है। तो बच्चा जो है वो समय पर करके नहीं लेता है, तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या सुधारात्मक करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। क्या हम जो स्कूल की जो प्रधानाचार्य हैं, हम उसको बोलेंगे कि बच्चे कक्षा में हमारे होमवर्क करके नहीं लेके आता है, तो हम जाके उस प्रिंसिपल को बोलेंगे। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। या फिर हम कहेंगे बच्चा ये होमवर्क करके नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इस बच्चे को खेल कूद की ना जो में पीरियड में नहीं भेजना है, और ना ही इस बच्चे को खेल कूद करवाना है हमने, क्योंकि ये बच्चा होमवर्क करके नहीं लेके आना। या हम कक्षा के अंदर कोई पार्शियलिटी करेंगे बच्चे के साथ। ऑप्शन नंबर तीसरा है, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। इसका मतलब क्या है? अनियमितता का मतलब क्या होता है कि भैया हम देखेंगे बच्चा क्यों नहीं होमवर्क कर रहा है, क्या कारण है, उसको वो अनियमित क्यों है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कठिनाई है, उसे समझ नहीं आ रहा है, क्या है कि मतलब उसे कोई परेशानी हो रही है, तो हम बच्चे से उस चीज़ का पता लगाएंगे, उसकी कठिनाइयों का पता लगाएंगे। और फिर जब उसकी कठिनाइयों का हमें पता चलेगा, तो फिर क्या है, हम उसका सुधारात्मक काम करेंगे। फिर हम उसको परामर्श देंगे कि बच्चे को अगर कोई कठिनाई है कि हमें ऐसे होमवर्क नहीं होता या मुझे ये समझ नहीं आता, तो हम बच्चे को समझाएंगे। तो फिर क्या, हम उसे परामर्श देके हम उससे काम करवाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 है, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। इसका मतलब क्या है कि भाई बच्चा अनियमित होता है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो स्कूल डायरी होती है, तो हम उसके अंदर एक नोट लिख देंगे उसके पेरेंट्स के कि आपको बच्चा होमवर्क करके नहीं आता है और आपके बच्चे ने ये, तो हम उसको एक नोट लिख देंगे। या फिर हम ऐसा करेंगे, पर नहीं, हमने क्या करना है, हमें बच्चे से ही हमें बच्चे का विकास करना है, तो हम हमेशा उसकी कठिनाइयों का पता करेंगे और फिर हम उसको सलाह देंगे और फिर हम उसको कि ऐसे काम करना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा जो है, इसका ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमेशा हमेशा जो है हमें बच्चे से संबंधित करना है। जो भी काम करना है हमें बच्चे से करना है, क्योंकि हमें बच्चे का विकास करना है। हमें उसके ये नहीं हमें उसकी कंप्लेंट करनी है या हम उसके पेरेंट्स से करें, उसके प्रिंसिपल से करें, नहीं, हमें सिर्फ बच्चे का विकास करना है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बच्चा है, अगर उसे कोई कठिनाई है तो हम उसको सुझाव देंगे, उसकी जो जैसे कहते हैं उपचारात्मक उपाय, तो हम वो करेंगे, हम उपचार करेंगे उस चीज़ का। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। इसका मतलब क्या है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खाने वाले, खाद्य पदार्थ किसे बोलते हैं? खाने वाले पदार्थों को, कि हम कुछ समय तक हम उसे ताज़ा रख सकते हैं, तो वो क्या है, एक परिगणना करती है। तो वो कैसे करती है? ऑप्शन नंबर 1, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। ऑप्शन नंबर दूसरा है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। ऑप्शन नंबर तीसरा है, उसे धूप में खुला फैला देती है। ऑप्शन नंबर 4 है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो क्या है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम इस प्रक्रिया के द्वारा रख सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1, पके हुए चावलों को रख सकते हैं, इनमें से किसी भी जो 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा है, प्याज और लहसुन को रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा है, हरा धनिया। ऑप्शन नंबर 4 है, काजू बर्फी। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है? क्योंकि देखो, उसे ना एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तो देखो, अगर हरे धनिया को, अगर हम गीला कपड़ा लेंगे और हरे धनिया को उसमें लपेट के हम रखेंगे, तो वो ना कुछ दिन तक ना ताजी रहेगा बिल्कुल। तो केवल एक हरा धनिया ही है जिसको हम रख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर तीसरा, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है, तो उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरण में से कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर 1 है, पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा है, हमारे जूते और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। ऑप्शन नंबर 4 है, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है तो वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों? उसने देखो हमसे जो पूछा है
कि वो जो कि देखो घर्षण हमारे कई तरीकों से उपयोगी है, तो उसके द्वारा निम्नलिखित उदाहरण में से कौन सा गलत है। तो देखो उसने वो नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव कौन सा इसमें आंसर है, क्योंकि 3 तो ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन एक तीसरे नंबर का जो है वो है नेगेटिव है। तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो हमेशा पहले आप देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव तो नहीं पूछा, तो उसने नेगेटिव पूछा है। अगर वो नेगेटिव पूछेगा तो 3 ऑप्शन हमेशा पॉजिटिव होंगे और एक ना नेगेटिव होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1, लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। ऑप्शन नंबर दूसरा है, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला जो बल है उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन नंबर 3 है, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन नंबर 4 है, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। तो इसका जो बिल्कुल जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या बोल रहा है, वो इसमें कह रहा है कि स्टील की कटोरी पे जो लगने वाला जो बल होता है ना उसकी भार की तुलना में वो क्या है, ज़्यादा होता है, जबकि लोहे की कील पर जो लगने वाला जो बल है उसकी भार की जो तुलना में वो कम है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है। इसका मतलब क्या है, देखो जब हम पर्यावरण अध्ययन के अंदर हम किसी भी विषय में पढ़ाते हैं तो हम एक अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या है, वो वायु प्रदूषण पढ़ाने के लिए जो है विज्ञान का जो शिक्षक है वो अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग कर रहा है। तो इनमें सबसे अच्छी पद्धति जो है कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सही प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। या तो यह है कि बच्चे को जैसे वायु प्रदूषण के बारे में शिक्षक ने बता दिया है, उसके बारे में क्या है बाद में जो अभ्यास के लिए जो प्रश्न उत्तर दिए हैं वो क्या है उनसे लिखवाते हैं कि आप लिखो उन प्रश्न उत्तर को। ऑप्शन नंबर दूसरा है, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। इसका मतलब क्या है, विद्यार्थियों के वृत्त चित्र, मतलब जो प्रदूषण का पूरा जो एक चित्र है वो बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे दिखा रहे हैं, बना के दिखा रहे हैं, चाहे फिर एक पोस्टर से दिखा रहे हैं, लेकिन क्या एक पूरा वृत्त चित्र दिखा देंगे वायु प्रदूषण कैसे फैलता है और वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारण होते हैं और वायु प्रदूषण को हम कैसे रोकथाम करते हैं, उनको एक चित्र के माध्यम से दिखा रहा है, दृश्य सामग्री दिखा रहे हैं टीचर। ऑप्शन नंबर तीसरा है, भारतीयों से कहना है कि यह दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष को सारणीकृत करें। इसका मतलब क्या है कि बच्चों से बोले कि दिवाली से पहले देखो प्रदूषण कैसा होता है और दिवाली के बाद कैसा प्रदूषण होता है, तो क्या उनके नमूने इकट्ठे करें और वो कक्षा के अंदर दिखाए और फिर उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करें कि भाई देखो पोल्यूशन पहले दिवाली से पहले कैसा था वातावरण और दिवाली के बाद वातावरण कैसा हो गया, तो उनके क्या है फिर वो खुद अध्ययन करके निष्कर्ष पर पहुंचे। ऑप्शन नंबर 4 है, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना का अर्थ स्पष्ट करना। इसका मतलब क्या है कि जो पहले वो बच्चा जो है पाठ्य पुस्तक में से खुद वो पढ़े, कि वो खुद ही पाठन करे कि वायु प्रदूषण के बारे में क्या होता है कैसे नहीं होता है, और फिर क्या है उसकी संकल्पना का जो है फिर आप कक्षा में एक टीचर हैं तो आप उस चीज को अर्थ स्पष्ट करें, बच्चों को समझाएं कि ना भाई जैसे कक्षा के अंदर होता है बच्चों को पाठ पढ़ा दिया है और फिर उसमें क्या है आप उसके बारे में विशेषता बता रहे हो, आप उसके बारे में क्या है एक अर्थ स्पष्ट कर रहे हो। तो एक होता है ये मेथड। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों ऑप्शन नंबर दूसरा ठीक है, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा छोटे प्राइमरी के बच्चे होते हैं तो आप उनको अगर चित्र के माध्यम से दृश्य सामग्री और श्रव्य करोगे तो बच्चे को क्या है वो पाठ एक रुचिपूर्ण हो जाता है, और जब बच्चा रुचि से बच्चा पाठ को पढ़ता है, सुनता है, देखता है तो वो ज़्यादा ही उस चीज़ का आंकलन करता है, उस चीज़ को ज़्यादा ही समाहित होती है, उसकी एक एक बात उसको समझ आती है। क्योंकि जितनी दृश्य सामग्री से बच्चे को समझ आता है ना उतना बच्चे को आप ओरल बोलोगे तो इतना नहीं आएगा जितना देख के, क्योंकि वो जो देख के करेगा ना वो बिल्कुल उसके लाइव होगा बिल्कुल सामने। बच्चों के लिए हमेशा ज्यादातर दृश्य और श्रव्य सामग्री का ही आप प्रयोग करेंगे, क्योंकि बच्चे को आपको विकास करना है। क्योंकि देखो बच्चा जब दृश्य चीजों को देखता है तो उसके बिल्कुल सामने ही सापेक्ष रूप से बिल्कुल एक एक चीज होती है तो वो चीज को समझता है। तो इसलिए क्या है इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या है,
कोई जो टीचर जो होती है कक्षा के अंदर जो कोई तनावग्रस्त बच्चा होता है तो वो उसकी पहचान कर लेती है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, ये किसी तनाव से ग्रसित है बच्चा। तो वो कैसे पहचान कर लेती है? ऑप्शन नंबर 1, आक्रामक व्यवहार। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने बच्चे से कुछ भी पूछा, कई बच्चे ऐसे होते हैं कक्षा के अंदर, अगर आपने कुछ भी पूछा है या बच्चे की जरा से कोई बात होती है एकदम वो लड़ने को तैयार हो जाता है, बच्चे आपस में एकदम बड़ी तेजी से लड़ने लगते हैं, तो उसका व्यवहार एकदम से मारने पीटने पे हो जाता है। तो बच्चा ऐसा क्यों है? ऑप्शन नंबर दूसरा है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, या फिर क्या है बच्चे की ना जो पढ़ाई में है पूर्ण एकाग्र रूप से नहीं है, कि भई उसका मतलब ध्यान पढ़ाई में नहीं है और उसका व्यवहार कुछ अलग प्रदर्शित हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे का? ऑप्शन नंबर तीसरा है बहुत बात करना, या फिर क्या है बच्चा ना जब भी आप पढ़ा रहे हो तो बच्चा ना कक्षा के अंदर क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब भी पढ़ा रहे हो तो उसको ध्यान ही नहीं होता पढ़ाई में, और वो क्या हमेशा बात ही करता रहता है, बच्चा बात ही करता है, उसको तो मतलब पढ़ाई की तरफ उसका कोई रुचि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी कैसा होता है, जैसे बच्चा बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, एकदम बच्चे से आपने कुछ भी पूछा एकदम हाइपर हो गया, या कुछ भी उठा के मार दिया, जैसे मोस्टली स्पेशल बच्चे ऐसे करते हैं, तो क्या होता है वो एकदम हाइपर एक्टिव होते हैं, कोई भी बात पे होती है लड़ने शुरू कर दिया, या कुछ भी उसके पास पड़ा हुआ है वो एकदम मार देता है बच्चा, हाइपर एक्टिविटी। तो ये ऐसे बच्चे ये हरकतें जो करते हैं वो कौन होते हैं बच्चे? वो होते हैं तनावग्रस्त होते हैं। उनमें क्या होता है वो उनका सेंटर ना शिक्षा के ध्यान की तरफ पढ़ाई की तरफ नहीं होता, पर उनके अंदर कुछ अलग एक्टिविटी होती है। तो हम क्या होते हैं उन बच्चों की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारा ऐसे बच्चे का तब होता है जब हम कक्षा में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर किसी बच्चे के आपस में कोई बात हो गई तो वो एकदम लड़ने के लिए मारने के लिए तैयार होता है। वो क्या है उसका आक्रामक व्यवहार, उसका जो एकदम मारने पीटने का व्यवहार हो जाता है बच्चे का, एकदम झगड़ा करने लगा था, तो वो कहते हैं उसका आक्रामक व्यवहार के कारण ही, क्योंकि जो इतना भी तनावग्रस्त जो बच्चे होते हैं वो ना एकदम झगड़ा सबसे पहले करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, तो उनका ना आक्रामक व्यवहार सबसे पहले होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। हमेशा तनावग्रस्त जो बच्चा होगा वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करेगा, क्योंकि उसका आक्रामक व्यवहार, क्योंकि वो ना तनाव अकेला रहेगा, शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा, पढ़ने में उसकी रुचि नहीं होगी, लेकिन क्या है वो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टा चलता रहेगा, तो वो हमेशा लड़ने झगड़ने के रहेगा। क्योंकि देखो जो बच्चा पढ़ने वाला होता है वो एक सौम्य होता है, उसका जो ना ब्रेन इतना विकास हो चुका था, तो बौद्धिक मानसिक विकास होता है कि उसको बहुत सी चीज़ों के लिए वो क्वेश्चन पुटअप करता है, क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चनों को सुनता है टीचर की, तो वो क्या है क्लास में कॉन्शियस रूप में काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7वां, अभिभावक शिक्षक अंत्य क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। इसका मतलब क्या है, जो बच्चों के जो माँ बाप होते हैं उनका और शिक्षक का जो है अंत्य क्रिया, मतलब उनके आपस में जो एक मीटिंग करवाई जाती है, बातचीत करवाई जाती है। जैसे आप पीटीएम जानते होंगे कि बच्चों को जो है वहाँ पे पेरेंट्स को बुलाया जाता है और शिक्षक जो होते हैं वो आपस में टीचर्स और वो आपस में बातचीत करते हैं। तो वो उपलब्ध कराने का उद्देश्य क्यों है, हम क्यों करवाते हैं? स्कूल के अंदर जो है माता पिता की और जो टीचरों की आपस में जो ना बातचीत करवाई जाती है वो क्यों करवाई, क्यों उनके लिए एक अलग मीटिंग रखी जाती है, उनका क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, या सिर्फ हम पेरेंट्स के साथ जो मीटिंग करते हैं वो यही उद्देश्य होता है कि जो स्कूलों के अंदर जो एक्टिविटीज चल रही है, जो क्रियाकलाप चल रहे हैं, तो हम पेरेंट्स को पहले सूचित करते हैं भाई स्कूलों के अंदर हम ऐसे ऐसे यहाँ पर हमारी एक्टिविटी होगी बच्चों की ये, तो क्या सिर्फ वो बातचीत करने के लिए हम पेरेंट्स को मतलब ना बातचीत करते हैं टीचर? ऑप्शन नंबर दूसरा, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना है। इसका मतलब क्या है कि हम जब अभिभावक के साथ जो शिक्षक जो ना मीटिंग करते हैं वो क्या होता है, हम बच्चे की योग्यताओं के बारे में भी बताते हैं कि देखो आपका बच्चा बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो इसको एक मेधावी छात्र के अंदर भी हम मेधावी का बच्चा पेपर दे सकता है, या फिर बच्चा आपका स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, या बच्चे का आपका वक्ता बहुत अच्छा है, या बच्चे का स्पीच बहुत अच्छी देता है बच्चा, या बच्चे का लेखन कौशल बहुत अच्छा है, तो क्या है लिखने की भी जो बच्चे की ना प्रतियोगिता है आप बच्चे को उसमें भी मतलब दे सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं। तो हम बच्चे की योग्यताओं के बारे में बताते हैं। और दूसरा क्या है, हम बच्चे की कमजोरियां बताते हैं कि भाई आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, या आपके बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, या आपके बच्चे को ये चीज़ थोड़ी कम समझ आती है, या हम मतलब बच्चों की जो है कमजोरियां हैं वो भी पेरेंट्स को बताते हैं कि देखो हम कक्षा के अंदर तो इतना काम करवा ही रहे हैं और इतना जो है आप अपने बच्चे पे भी ध्यान दीजिए, स्कूल के मतलब घर के अंदर भी आप उसको परिवेश दीजिए बच्चे का, या आपके घर का कोई मतलब परेशानी है बच्चे की कि बच्चे का क्या है, बच्चे का ज्ञान नहीं अर्जित कर पाता है, या उसका घर का माहौल बच्चे के साथ ऐसा है तो वो बच्चा आपकी ऐसी घर पे जो गालियाँ सीखता है तो वो बच्चा कक्षा के अंदर आकर भी गालियाँ देता है, तो हम उसको वो चीज़ भी बताएंगे उनके पेरेंट्स को कि आप अपने घर का माहौल सही कीजिए कि आपका बच्चा स्कूल के आगे दूसरे बच्चों को भी खराब कर देगा। तो हम क्या है जब मीटिंग करते हैं तो हम बच्चे की अच्छे और बुरे दोनों चीज़ें बताते हैं, क्योंकि हमें बच्चे का विकास करना है। क्योंकि देखो एक टीचर ही सब कुछ नहीं कर सकता, देखो थोड़ा पेरेंट्स को भी करना होता है, घर का माहौल भी होता है, घर के माँ बाप भी
होते हैं कि बच्चों को कैसे माहौल से बच्चे को विकास करना है, और कक्षा के अंदर तो करते हैं, क्योंकि स्कूल भी देखो जो बच्चा भी जो भी घर से पहली मातृभाषा उसकी घर से होती है, तो थोड़ा बच्चा घर से सीखता है, थोड़ा बच्चा स्कूल से सीखता है, तभी बच्चे का पूर्ण विकास होता है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो क्या है, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। एक दूसरे का सामाजिक संबंध का मतलब है जब हम माँ बाप से मिलते हैं तो हम समाज के भाई इसके माँ बाप ये काम करते हैं, इसके माँ बाप ये बच्चा इस परिवेश से आया है तो क्या है, और एक टीचर होता है, टीचर बताती है हाँ ये है, तो वो क्या है बच्चे का सामाजिक संबंध होते हैं पेरेंट्स के साथ, तो वो माँ बाप के साथ और टीचर में क्या है एक समाज में संबंध स्थापित करने के लिए ही एक क्या मीटिंग कराई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, या फिर क्या है एक दूसरे की हम बच्चों की मतलब कमजोरी बता रहे हैं, या पेरेंट्स बता रहे हैं कि टीचर आपने ना मैम होमवर्क नहीं दिया, या वो पेरेंट्स बच्चों की बता रहे हैं, बच्चे जो है पेरेंट्स की बता रहे हैं, पेरेंट्स टीचर की बता रहे हैं, टीचर क्या मतलब एक दूसरी कमजोरियों को उजागर करने के लिए होता है। नहीं, इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ बच्चे का विकास करना चाहते हैं, हम बच्चे की अच्छाइयाँ भी बताते हैं, बच्चे की बुराइयाँ भी बताते हैं, और हम उसका जो पोर्टफोलियो जो बनाते हैं उसके हम बच्चे को हम दिखाते हैं कि आपके बच्चे का कितनी देखो, अगर हम जब बच्चे के पेरेंट्स को बताते हैं कि आपके बच्चे में ये कमी है, तो थोड़ा आप ना बच्चे को ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बच्चे को टाइम भी दीजिए घर के अंदर, तो क्या होता है बच्चा उस परिवेश में थोड़ा अच्छा होता है। फिर बच्चा जब दोबारा पेरेंट्स आते हैं फिर हम बताते हैं कि आपके बच्चे में जो है काफ़ी इंप्रूव आ गया है, और बच्चा जो है अब बच्चा सही तरीके से पढ़ने लगे, क्योंकि देखो पेरेंट्स और माँ बाप का उद्देश्य यही है कि बच्चे का विकास करना है, उसे एक अच्छा और जो है सक्षम व्यक्ति बनाना है समाज के अंदर, जो हम आने वाली पीढ़ी के लिए जो है एक अच्छा कुछ ऐसा काम करे बच्चा कि जो मतलब कि ये है कि उसका पूर्ण विकास होए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो शहरों में बहुत ज़्यादा प्रदूषण जो बढ़ रहा है तो इसमें क्या है वहाँ की जनता जो है लोग जो है वो खुद भी मतलब एक सहयोग दे सकते हैं। कैसे सहयोग दे सकते हैं कम करने के लिए प्रदूषण? ऑप्शन नंबर 1, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जाँच करवाने। इसका मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति जो है अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या है अपने जो वाहन है उसकी इंजन की वो जांच करवाए, क्योंकि देखो कि इंजन जरूरत से ज़्यादा धुआं तो नहीं दे रहा है कि जो प्रदूषण फैलाने में हो। ऑप्शन नंबर दूसरा है आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना है। इसका मतलब क्या है, सार्वजनिक किसे कहते हैं? सार्वजनिक उसे कहते हैं जिस संपत्ति में केवल एक का अधिकार नहीं होता, सबका अधिकार होता है, तो वो क्या होती है? सार्वजनिक संपत्ति होती है। सार्वजनिक संपत्ति कैसी हुई? जैसे बस है, ट्रेन है और क्या कहते हैं कि ये जो यातायात के जो साधन हैं, जो सरकारी जो साधन होते हैं वो क्या है, सब ये ना सार्वजनिक संपत्तियां हैं। तो व्यक्ति को क्या है अपना पर्सनल जो है अपना ना वाहन यूज ना करके सरकारी संपत्ति का यूज करें। अब जैसे बस में है, अब बस के अंदर देखो एक बार के अंदर कम से कम 50 लोग चले जाएंगे, और देखो अगर 50 ही बंदे 50 वाहन लेंगे तो क्या होगा? वो ट्रैफिक जाम होगा, रोडों पे भीड़ होगी है। क्यों? क्योंकि 50 वाहन हो गए 50 लोगों के लिए। अब एक ही बस के अंदर 50 लोग चले जाएंगे तो क्या होगा? एक ही बस होगी सीएनजी की, तो क्या होगा? पोल्यूशन ही नहीं होगा। तो इसलिए क्या है हमेशा जो है सार्वजनिक वाहनों का यूज करें। ऑप्शन नंबर तीसरा है अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, या फिर क्या है व्यक्ति घर से बाहर जाने से ही बचे। तो देखो ऐसा ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो हर व्यक्ति को काम करने के लिए घर के बाहर जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 है व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर है, कार आदि नहीं रखने, या फिर क्या है जो व्यक्तिगत जो वाहन होता है जैसे स्कूटर वगैरह होते हैं, कार, वो व्यक्ति रखे ही ना, मतलब अगर उसको मतलब जाना से सार्वजनिक में जाए। तो देखो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि समाज में रहते हैं तो कभी ना कभी किसी चीज़ की जरूरत भी पड़ जाती है। लेकिन क्या है इसका जो सबसे सही है कि व्यक्ति को जो है जाने के लिए ना जहाँ पर बहुत खास हो तो ही वो अपने वाहन का यूज़ करे, वरना क्या है वो सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग करे। इसका जो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमेशा व्यक्ति को क्या है सार्वजनिक संपत्ति का यूज़ करे, ट्रेन में जाए, बस में जाए, लेकिन क्या है जहाँ बहुत खास हो तो जाए, वरना क्या है हमेशा इन्हीं संपत्तियों का प्रयोग करे, सरकार की जो सार्वजनिक संपत्तियां इनका प्रयोग करें। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9, वायु हर जगह है प्रकरण पढ़ते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। मतलब क्या है, जो एक शिक्षक होता है वो बच्चों से ये क्वेश्चंस पूछता है कि वायु हर जगह है। ऑप्शन नंबर 1, क्या मृदा में वायु है? ऑप्शन नंबर दूसरा है क्या पानी के अंदर भी वायु है? ऑप्शन नंबर तीसरा है क्या हमारे शरीर के अंदर भी वायु है? ऑप्शन नंबर जो 4 है क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? इसका मतलब क्या है,
जो शिक्षक है वो जो बच्चों के अंदर कौन सा कौशल का विकास कर रहा है, उससे उनसे ये सारे क्वेश्चन कर करके। ऑप्शन नंबर 1 है वर्गीकरण कौशल। वर्गीकरण कौशल जिसे कहते हैं जो मतलब छोटे छोटे वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है चिंतन कौशल। ये क्वेश्चन पूछ के वो बच्चा उस चीज को चिंतन कर रहा है, अंदर ही अंदर सोच रहा है कि इसका आंसर सही क्या है, कि वायु कहाँ कहाँ होती है। ऑप्शन नंबर 3 है संवेगात्मक कौशल, या फिर वो संवेग मतलब उसको मतलब एहसास करके मतलब एहसास करने का कि वायु कहाँ कहाँ हो सकती है। तो संवेग का मतलब क्या होता है, जब उसको अपने भावों को व्यक्त करता है उसे बोलते हैं संवेग। ऑप्शन नंबर 4 है अवलोकन कौशल। अवलोकन कैसे मतलब कि वायु कहाँ कहाँ हो सकती है, तो वो क्या उसी को अवलोकन कर रहा है कि भाई शरीर के अंदर है या फिर वातावरण के अंदर है, पानी में है, मतलब उसी को अवलोकन कर रहा है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्यों ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, क्योंकि देखो इसमें वर्गीकरण कर रहा है। वर्गीकरण मैंने आपको बताया कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना, वर्गीकृत करना। भाई देखो मृदा में भी वो वायु है, पानी में भी है, शरीर में भी है और हड्डियों में भी है, तो वो क्या है चारों तरफ है, तो वो क्या वर्गीकृत कर रहा है। तो उसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10वां, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। इसका मतलब क्या है कि जब हम भोजन बनाते हैं तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, मतलब सब्जियों को पहले अच्छी तरीके से धो लो आप और फिर उसके बाद काटो। ऑप्शन नंबर 2 है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। ऑप्शन नंबर 3 है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। ऑप्शन नंबर 4 है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 क्यों सही है, क्योंकि देखो जब भी सब्जियों को हम बनाते हैं तो उसको हमेशा पहले धो लेना चाहिए। क्योंकि देखो जब अगर हम सब्जियों को काट के धोएंगे तो क्या है उसके अंदर जो विटामिन थे वो काट के जब काट दोगे तो वो विटामिन, जैसे आपने आलू को काटा तो उसके अंदर के जो विटामिन होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, और जब आप पानी में धोगे तो वो सारे विटामिन क्या है वो पानी में धोने के वो बाहर चले जाएंगे, तो आलू आलू रह जाएगा। तो इसलिए क्या है फ्रूट्स को भी इसलिए हमेशा क्या है हम पहले हमेशा धो और धोने के बाद काटो और फिर उसको ना सीधा प्रयोग पे करो। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। थैंक यू फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी ईवीएस पेडागोजी की वीडियोस लेकर आऊँगी।